नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी और इसका टेस्ट नंबर 8 हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट वीडियोस के माध्यम से देखे। इस वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज जैसा कि पेपर का फॉर्मेट होता है वैसे ही चर्चा करेंगे। ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में कहा गया कि व्हेन वाज द निरंकारी मूवमेंट। ध्यान से देखिएगा, व्हेन वाज द निरंकारी मूवमेंट स्टार्टेड, ये शुरू कब हुई थी। और साथ में ये पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू निरंकारीज मूवमेंट। मतलब निरंकारी मूवमेंट से किसका संबंध नहीं है, अर्थात जो आप चुनेंगे उसका संबंध नहीं होगा और जिसे आप नहीं चुनेंगे यानी छोड़ देंगे वो सभी संबंधित होंगे। ऐसे आपको देखना है। तो यहाँ डेट दी है और व्यक्तियों के नाम दिए। निरंकारी आंदोलन का जो समय था वो 1840 का था, 1840। ठीक है, तो इसमें 1840 वाले 2 विकल्प हैं। तो एक में दरबार सिंह का नाम है और राम सिंह का नाम है। इसमें जो शामिल लोग थे उसमें दयाल दास का नाम आप देखते हैं, दयाल जी भी इन्हें कहा जाता था। इसके अतिरिक्त रतन चंद है और दरबार सिंह है। तो दरबार सिंह तो इसमें शामिल होने से रहे, मतलब ये इसका हिस्सा थे और ये पूछा जा रहा है जो इसका हिस्सा ना हो उसे बताइए। तो इसका हो जाएगा 1840 और राम सिंह, डी वाला सही है। ठीक है, राम सिंह इसके पार्ट नहीं थे, बाकी 3 थे और 1840 इसका समय। इसके बाद अगले पार्ट को देखते हैं, यानी अगले क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा गया कि हु आर द फाउंडर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस द मानव धर्म सभा। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है मानव धर्म सभा और इसके अलावा एक और है दारुल उलूम, इसीलिए यहाँ बहुवचन वाला दिया हुआ है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो मानव धर्म सभा और दारुल उलूम 2 दिया हुआ है। इसके दोनों के फाउंडर के नाम आपको इसमें से सिलेक्ट कर लें। तो आप देखें, इसमें देख सकते हैं आप, दुर्गाराम मेहता जी का नाम है और मौलाना शिबली नुमानी का नाम है। ठीक है, नुमानी में न पे ये बड़ी की मात्रा होती है। खैर, इसके बाद देखिए रमाबाई रानाडे और मौलाना शिबली नुमानी का नाम है। इसके बाद दुर्गाराम मेहता जी हैं और मौलाना हुसैन अहमद हैं। इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और ये आप देख रहे हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला होना चाहिए। देखिए, दुर्गाराम मेहता जी और मौलाना हुसैन अहमद। ठीक है, मानव धर्म सभा की स्थापना कब होती है? 1844 में होती है, 1844। और दारुल उलूम की स्थापना होती है, देवबंद वाला है, इसे आप समझ सकते हैं, 1866 में। तो ये पहले बाद की संस्थाओं के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। यहाँ ये पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। और साथ में ये पूछा गया कि व्हेन हैड भगत सिंह फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन, आप जो कह लीजिए। ठीक, तो असल में देखिए काकोरी कांड जो हुआ था उससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से ही संस्था थी। इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य व्यक्ति थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इसमें मुख्य कार्यकर्ता के तौर पे शामिल थे। लेकिन बाद में होता यह है कि जब अंग्रेज सबको गिरफ्तार करके या तो सूली पे चढ़ा देते हैं या बंदी बना लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो ये पूरे तरह से बिखर जाता है और बचते हैं सिर्फ आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो ये अकेले पड़ जाते हैं। इन्हें ये सुनाई देता है कि पंजाब में एक नवयुवक है जो कि बहुत ज़्यादा उत्साही है, अर्थात भगत सिंह, और वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें इनवाइट करते हैं। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के होते हैं, तो जब वो इसमें शामिल हो जाते हैं तो इसका नाम थोड़ा सा बढ़ जाता है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी जो विचारधारा है वो इसमें ऐड हो जाती है। तो यहाँ वही दिया हुआ है। बताइए इसमें किसने स्थापना की थी, उसका नाम आपको देखना है और डेट बतानी है कि ये HSRA कब बन जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाले का वो हो जाएगा बी। देखिए 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना होती है, बी वाला सही है इसका। और 1928 ये जो समय है, इस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन, आर्मी इसको नाम दे दिया गया था, एक सेना का स्वरूप दिया गया। अब ये इसके जो तरीके थे वो उग्र हो जाते हैं, तो भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, मतलब सही वाला कौन सा है, बाकी सभी गलत है, कोई एक सही है।
तो विश्व भारती का संबंध रविंद्रनाथ ठाकुर से है, गदर पार्टी का संबंध नारायण मल्हार जोशी से है, ऐसा दिया हुआ है। और हिंदू महासभा का जो संबंध है वो लाला हरदयाल से है, जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ये मदन मोहन मालवीय से बिलोंग करती। तो बताइए सही कौन सा है? और इसका अगर आप देखें तो ऊपर वाला ही सही है, बाकी सभी तो गलत हैं, ये देखकर भी लग रहा है। ठीक है, विश्व भारती का संबंध रविंद्रनाथ ठाकुर से सही है। गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है, आप सभी जानते हैं। हिंदू महासभा ये मदन मोहन मालवीय के सौजन्य से हुआ था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ये नारायण मल्हार जोशी से जुड़ा हुआ है। तो ये सब उल्टा पुल्टा दे दिया है, सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद चौथे नंबर के बाद पांचवें वाले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पीछे हमें सही चुनना था, अभी यहाँ गलत चुनना है। इसका मतलब ये है कि जो हम चुनेंगे वो गलत होगा और बाकी 3 सही होंगे। तो सही वाले जो हैं वो भी आपको देखने हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक, तो नौजवान भारत सभा 1926, परमहंस मंडली 1849 यानी 1849, रहनुमाई मजदयासन ये एक तरह की सोसाइटी या सभा थी, तो 1854 इसका समय है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 यानी 1905। तो आप बताएं गलत कौन सा है? इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आप देखिए। तो ये पांचवा जो है ना, इसका सी वाला एकमात्र गलत है। सी वाले को देखिए, रहनुमाई मजदयासन का जो यहाँ समय दिया है 1854। वैसे अगर देखा जाए तो बाकी सभी सही है। 1926 ये नौजवान भारत सभा का समय है, लेकिन 1851 में रहनुमाई मजदयासन की स्थापना होती है। 1851। आपके लिए प्रश्न ये है कि स्थापना कौन करता है, किसके सौजन्य से होती है और ये किस प्रकार का संगठन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस फर्स्ट, पहले कौन सी हुई थी? यहाँ नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया है, बारदोली सत्याग्रह है, इसके अलावा लाहौर षड्यंत्र केस है और साथ में साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट है। ठीक है, यहाँ आने की डेट और अपॉइंटमेंट में फर्क हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बताइए, नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगियों के सौजन्य से स्थापित होती है। यहाँ ऑप्शन दिया है, बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो इसमें अगर आपको डेट पता है तभी आप कर पाएंगे, वैसे इसका डी होगा। ठीक, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ये वाला इसमें सबसे पहले हुआ था। नेहरू रिपोर्ट की डेट वैसे 1928 की है, बारदोली सत्याग्रह भी 1928 का है, लाहौर षड्यंत्र केस ये 1929 यानी 1929 का है, लेकिन साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है 1927 में। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से प्रश्न बनेगा, इसको आप तय मानिए। प्रश्न कैसा बनेगा ये तो आयोग ही जानता होगा, लेकिन प्रश्न बनाएगा ये आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ देखिए 1887 मद्रास में ये सेशन होता है और यहाँ पर पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, और 1888 वाला जो अधिवेशन था वो बंबई में होता है, यहाँ पहले यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष आप कह लीजिए वो इलेक्ट होते हैं। इसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था और यहाँ वंदे मातरम यानी हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसे गाया जाता है। तो आप बताइए कि सही कौन सा है इसमें से? एक से ज़्यादा सही हो सकता है, सभी सही हो सकते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए, इसका बी वाला पकड़ना चाहिए हमें, क्योंकि बी वाले में ये कहा गया है कि पहला और तीसरा सही है, लेकिन ये जो बॉम्बे अधिवेशन की यहाँ सूचना दे रखी है ना वो गलत है। कांग्रेस के अधिवेशनों की अगर बात करें तो जो 1887 का है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ चुने जाते हैं। इलाहाबाद अधिवेशन में पहले अंग्रेज अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ देखिए क्या गड़बड़ किया है, बॉम्बे अधिवेशन दे दिया है। जॉर्ज यूले को चुना जाता है तो वो इलाहाबाद सेशन रहता है, न कि बॉम्बे। बाकी सभी सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज द फर्स्ट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब सबसे पहले इसमें से अस्तित्व में कौन आया, अर्थात पहला कौन है, कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ली कमीशन है। ठीक है, ली कमीशन से ऊपर यहाँ एक और कमीशन दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। ली कमीशन है, विटले कमीशन है और लिंडसे है। आप बताएं इसमें से कौन सा पहले एग्जिस्टेंस में आता है? तो इसमें भी आपको डेट पता रहेगी तभी आप कर सकते हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय आयोग की जो डेट है वो 1902 की है, ली कमीशन की 1924 की है, विटले की अगर देखें तो 1928 की है और लिंडसे का भी 1929 यानी और बाद वाला है। तो सबसे पुराना इसमें कौन सा है? जो ए वाला है वही है, विश्वविद्यालय वाला, तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। 1902 इसकी तारीख, बाकी सभी इसके बाद वाले। और सबसे बाद का इसमें कौन है? ये लिंडसे है, 1929। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि गलत विकल्प कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो देखिए, बंगदर्शन समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर है और इसके जो संपादक या सौजन्यकर्ता थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी थे। ट्रिब्यून नाम का जो न्यूज़पेपर था दयाल सिंह मंजीठिया के द्वारा उसका पब्लिकेशन होता था। संध्या के जो संपादक थे वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये जो न्यूज़पेपर है ये मैडम भीखाजी नहीं बल्कि भीखाजी कामा इनके सौजन्य से संस्थापित होता है या प्रकाशित होता है। तो इसमें से कोई एक जो है वो इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। ये जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आप देख रहे हैं ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के सौजन्य से होता था, ना कि मैडम भीखाजी कामा। तो इसका एकदम अंतिम वाला जो है वो गलत है, बाकी सभी सही है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं।
यहाँ युद्धों के नाम दिए हैं। अब ये युद्ध किससे रिलेट करते हैं वो भी दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल शेर शाह हैड डिफीटेड हुमायूं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बहुत परेशान किया। मतलब अपने पिता के तख्त पे बैठ तो जाता है हुमायूं, मतलब बनी बनाई इसे विरासत मिल जाती। पिता जो था वो योग्य था, मतलब योग्यता का तात्पर्य यह है कि कूटनीतिज्ञ था। उसने कब्जा किया और पूरे एक बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ योग्यता का यही प्रतिमान उस समय होता था। जो ताकतवर है, जो ज़्यादा चालें चल सकता है, वही योग्य है। ये उस समय की योग्यता थी। लेकिन हुमायूं के पास ऐसी कोई खास योग्यता नहीं थी जो कि राजा बनने के लिए आवश्यक हो। वो उत्तराधिकारी के तौर पे अपने तख्त पे बैठता है और वो इतना उदार पना वहाँ दिखा देता है कि अपने भाइयों में अपनी जो जागीर रहती है उसको बांटने लगता है। तो इससे पूरा साम्राज्य पहले ही कमज़ोर पड़ रहा था और शेर शाह सूरी बहुत समय से काम कर रहा था। वो बाबर के साथ भी काम कर चुका था और उसके पास ज़मीनी हकीकत थी, मतलब वो बैकग्राउंड अपना बना के चल रहा था। अंत में जब देखता है कि हुमायूं कमज़ोर पड़ा है तो उसको हटा देता है और अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। तो यहाँ वही दिया हुआ है, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। आप बताइए कि इसमें से कौन से 2 युद्धों में उसने हराया था। तो इसका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाले में आप देख रहे हैं चौसा का युद्ध ये होता है और कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज वाले में एकदम भारत की सीमा से बाहर खदेड़ देता है और हुमायूं को वापस रिटर्न होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, कन्नौज वाला युद्ध होता है 1540 में और 1539 में यानी ठीक 1 साल पहले चौसा का युद्ध होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। शेर शाह के पास वही कूटनीतियाँ थी जो बाबर के पास थी। उसने बाबर से ही ये सब कुछ सीखा था और उससे पहले भी वो रियासतों में काम कर चुका था, मतलब जागीरें उसने देखी थी। तो वो वही सारी चालें चलता है और हुमायूं को एकदम से बेकार कर देता है। अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल हैड बीन फर्स्ट फॉट। तो हल्दी घाटी का युद्ध पहले लड़ा गया, तालीकोटी का लड़ा गया, वांडीवाश का लड़ा गया या बक्सर का लड़ा गया, आप बताएं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बाकी जो युद्ध हैं उसमें आप क्लियर कट होंगे, लेकिन ये दोनों जो युद्ध हैं हल्दी घाटी और तालीकोटी, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इसमें सबसे पुराना वाला कौन सा है, ये तालीकोटी का युद्ध है, 1565 ठीक इसकी तारीख है। और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे पतन हो जाता है, मतलब बना तो तब भी रहता है बाद में भी, लेकिन शक्ति का यहाँ अंत हो जाता है, जो वैभव था वो समाप्त हो जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 का है। ठीक, तो ये बाद का है, 1576 का है और ये 1565 का है, तो तालीकोटी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वांडीवाश का आप जानते हैं 1760 की डेट है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। और बक्सर वाले में आपने देखा कि तीनों सेनाएं जो हैं वो मिलकर लड़ती हैं, तब भी जीत नहीं पाती हैं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाता है। इसके बाद 12th को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। होलसेल राजवंश विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित किया गया था और वर्धन डायनेस्टी, इसका जो संस्थापक था उसका नाम पुष्यभूति था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का संस्थापक दंतिदुर्ग था और पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। तो आप बताएं कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी बाकी सभी गलत हैं, कोई एक सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं वो सभी सही हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया है सही विकल्प का चयन कीजिए, लिखा होना चाहिए कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। आप देख सकते हैं कि होलसेल राजवंश का संबंध ये विंध्य शक्ति से जोड़ दिया है, तो और आंसर दिया है ए। तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इनकरेक्ट हमें खोजना है, इसीलिए ऐसा होगा। तो इनकरेक्ट आप खोजिए। देखिए, वाकाटक डायनेस्टी का संस्थापक था विंध्य शक्ति, यहाँ होलसेल दे दिया है, तो ये गलत है ना पहला वाला, और बाकी सभी सही है, जैसे वर्धन, पुष्यभूति, दंतिदुर्ग, राष्ट्रकूट, ये सब परफेक्ट है। ठीक, तो हमारा उत्तर ए होगा और यहाँ पे आप इनकरेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में दिया हुआ है, किस डायनेस्टी के टाइम में होती है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, आप जानते हैं, और चौथी वाली में बौद्ध धर्म का बंटवारा हो जाता है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कुषाण डायनेस्टी के शासनकाल में होती है। जो सेकंड वाली है वो हर्यकों के समय में होती है। जो थर्ड वाली है वो मौर्यों के समय में होती है और चौथी वाली शिशुनाग डायनेस्टी के समय में होती है। अब इसमें ऐसे दिया है, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। कोई एक ही सही है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 13 का सी वाला सही है इसमें। देखिए, जो तीसरी वाली है वो मौर्य राजवंश के समय में, मतलब अशोक के शासनकाल में होती है, और बाकी जितना दिया है ना सब उल्टा पुल्टा दिया। जैसे पहली वाली बौद्ध संगीति ये हर्यक डायनेस्टी के समय में होती है, दूसरी वाली शिशुनागों के समय में होती है, तीसरा वाला आप देख ही रहे हैं, और चौथी वाली ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में होती है, कुंडल वन में, और यहीं पर हीनयान और महायान वाला जो डिवीज़न है वो हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जैन तीर्थंकरों के नाम दिए हैं और उनके जो सिंबल्स हैं वो दे रखे हैं। जैसे अजितनाथ का सिंबल गज था, यानी एलिफेंट था। श्रेयांशनाथ का हॉर्स था, यानी अश्व। सुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक था। स्वस्तिक एक धार्मिक चिन्ह होता है, इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, और ये गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसे उलट देंगे तो ये नाजी चिन्ह बन जाएगा, वो उल्टा होता है। ठीक, ये स्वस्तिक बहुत शुभ माना जाता है। तो ये चिन्ह किसका था, ये सुपार्श्वनाथ का था। और विमलनाथ का चिन्ह था वाराह। वाराह का मतलब क्या है, जंगली सुअर। ठीक, तो अब बताइए इसमें से कौन सा जो चिन्ह है वो किस तीर्थंकर से मैच कर रहा है, गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो गलत इसका बी वाला है, श्रेयांशनाथ का जो दिया है ना वही गलत दिया है।
यहाँ पर अश्व ये जो सिंबल दे रखा है ये संभवनाथ नाम के जो तीर्थंकर थे उनका था, बाकी सभी सही है। श्रेयांसनाथ की जगह पे क्या होगा, संभवनाथ होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर मेजर हड़प्पन साइट्स दी हुई हैं और उसके जो एक्सकेवेटर हैं वो दे रखे हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो बनावली है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। कोट दीजी, इसका उत्खनन करवाने वाले फजल अहमद थे। रंगपुर का उत्खनन रंगनाथ राव ने खुद करवाया था और रोपड़ का उत्खनन राखाल दास बनर्जी के सौजन्य से हुआ था, ऐसा इसमें दिया है। कोई एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए। तो इसका हो जाएगा डी वाला। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही है, लेकिन रोपड़ का अगर देखा जाए तो यज्ञदत्त शर्मा जी के सौजन्य से वो होता है। यहाँ राखाल दास बनर्जी देकर गलत कर दिया, यही एकमात्र इसमें गलत है, बाकी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो एक तरफ नेशनल पार्क दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका स्टेट यानी प्रदेश दिया हुआ है। दाचीगाम हिमाचल में है, गूगामल महाराष्ट्र में है, ब्लैकबक गुजरात में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। बताइए, ये सभी नेशनल पार्क हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? और इसे अगर आप देखें तो ऊपर वाला ही गलत है। दाचीगाम कहाँ पे है? दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है ना। यहाँ पे जो स्टैग है वो पाया जाता है, मतलब हंगुल कश्मीरी जो डियर होता है वो वाला। तो ये दाचीगाम की लोकेशन जम्मू कश्मीर हो जाएगी, बाकी सभी सही। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में देखिए, यहाँ बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व दे रखा है और राज्यवार उसकी लोकेशन दी है। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो पलामू टाइगर रिजर्व है, झारखंड में लोकेट करता है। सत्यमंगलम, यहाँ सत्यमंगलम लिखा हुआ है, वो असल में सत्यमंगलम है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, सतकोशिया ओडिशा में है और बांदीपुर मध्य प्रदेश में है, ऐसा इसमें दिया है। तो आप बताएं गलत कौन सा है। डी वाला गलत है। बांदीपुर कर्नाटक में है, आपने 2500 बार पढ़ा होगा, बाकी सभी सही हैं। झारखंड में पलामू वाला है और बाकी जितने भी दिए हैं परफेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डी वाले को हमने चुन लिया है, इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी बाकी 3 गलत हैं और 1 सही है। तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, जैसे बाघ अभ्यारण्य आपने देखे ना, वैसे ही ये बर्ड सेंचुरी है। तो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी ये केरल में है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में है, गुड़वी नाम की जो बर्ड सेंचुरी है वो कर्नाटक में है और कुमारकोम नाम की जो है वो तमिलनाडु में है। तो आप बताएं सही कौन सा है। अब इसे अगर आप देखें तो इसका सी वाला होना चाहिए, मतलब इसमें सही विकल्प की अगर बात करें तो एकमात्र ये जो कर्नाटक वाला गुड़वी से मिलाया है ये परफेक्ट है, बाकी सभी उल्टे पुल्टे हैं। जैसे नेलापट्टू ये आंध्र में है, ठीक है, खिजड़िया गुजरात में है और केरल की अगर बात करें तो वहाँ कुमारकोम है, इस प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान यानी इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसकी लोकेशन है मैंगलोर में। और जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, ये बोटेनिकल गार्डन का मतलब क्या, वनस्पति उद्यान, ये गंगटोक में है। और लॉयड्स नाम की जो वनस्पति अभ्यारण्य है, मतलब इसे आप बोटेनिकल गार्डन ही समझिए, तो ये कोलकाता में है, जबकि पिलीकुला जो है ये दार्जिलिंग में है। ये सभी बोटेनिकल गार्डन्स ही हैं। इसमें से सही कौन सा है? 3 गलत हैं और 1 सही है। और इस 19वें प्रश्न का बी वाला सही है। ये जो जवाहरलाल नेहरू वनस्पति उद्यान दिया है इसकी लोकेशन गंगटोक सिक्किम वाला जो एरिया है वहाँ पर होगी, बाकी सभी गलत हैं। देखिए इसमें सही क्या होगा। देखिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस ये कहाँ के थे, बंगाली थे ना, तो इनका जो इनके नाम से वनस्पति उद्यान होगा वो कोलकाता में होना चाहिए। और यहाँ क्या दिया है, मैंगलोर, तो दक्षिण में कहाँ से चला गया, तो गलत है। वैसे ही कोलकाता इसकी लोकेशन होगी। और लायड्स नाम का जो वन्यजीव अभ्यारण्य, माफ कीजिएगा, वनस्पति उद्यान है वो दार्जिलिंग में है। ये जो लायड्स है ना ये दार्जिलिंग में है, पिलीकुला जो है ये मैंगलोर में है। इसके बाद 20वें प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में जानवरों की शीर्ष 4 विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत नहीं आती। टॉप जो यहाँ पे विलुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उनमें इसको नहीं गिना जाता है। तो ये भारतीय गैंडा दिया है, यानी 1 सींग वाले गैंडे की बात हो रही है। एशियाई लायन है, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड है और नीलगिरी ताहर है। तो आप बताएं कि कौन सी जो शीर्ष 4 लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं उसमें नहीं गिना जाता है। इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन राइनो, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर और भारतीय गैंडा, ये टॉप 5 इंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल हैं, मतलब भारत में देखे जाए अगर तो। अब यहाँ क्या दिया है, टॉप 4 दिया है। तो टॉप 5 की अगर कैटेगरी होती तो उसमें गैंडा भी आता, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा संकट में। लेकिन अगर हम 4 की लिस्ट बनाएंगे तो बाकी तीनों इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये बाहर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी लोकेशन केरल में है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ एशियाई शेर का आवास है, ये गुजरात में है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है और पेरियार कर्नाटक में है। गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो 21 का हो जाएगा डी वाला, ठीक है। यहाँ जो दिया है ना पेरियार, तो पेरियार का संबंध किससे होना चाहिए, वैसे भी ये केरल से बिलोंग करेगा, तो यहाँ कर्नाटक होगा ही नहीं। डी वाला इसका सही है। चिनार वाला जो है आप देख रहे हैं केरल में है और गिर गुजरात में है। ये गोविंद वाला जो है ये उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 22।
विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैड नॉट बीन नोटिफाइड इन 2009, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जयमंडल आगार है जिसको कि 2009 में अधिसूचित नहीं किया गया था। तो सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक और नोकरेक, इस प्रकार से ये सब बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं। बताइए, तो इसका सी वाला हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, अचानकमार अमरकंटक, और अचानकमार अमरकंटक की जो नोटिफाइड करने की तारीख है वो 2012 है और बाकी जितने हैं वो 2009 के हैं। ठीक है, ये एकमात्र 2012 का है, बाकी सभी 2009 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। यहाँ सही विकल्प का आपको चयन करना है। आइए इसके अंग्रेजी वर्जन की ओर बढ़ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोन रिवर, यहाँ पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ब्यास पे देहर नाम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो स्थापित किया गया है। चेनाब पे सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है और नर्मदा पे बाणसागर नाम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो स्थापित किया गया है। तो करेक्ट कौन सा है? 3 गलत है वैसे भी दिख रहा है। अब यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, एकमात्र जो ब्यास का दिया है ना वही सही है। ये जो देहर आप देख रहे हैं ये परफेक्ट है, बाकी सभी गलत है। जैसे आप देखें चिनाब पे सलाल है, चिनाब नदी पे सलाल जल विद्युत संयंत्र बना हुआ है, और ब्यास पे देहर है वो ठीक ठाक है। नर्मदा पे सरदार सरोवर वाला जो जल विद्युत संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। सोन पे बाणसागर है, ऐसे होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम हैड बीन बिल्ट ऑन द बनास रिवर, कौन सा डैम जो है वो बनास नदी पर बनाया गया है। और साथ में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि इन विच स्टेट हैज़ द इंदिरा सागर डैम बीन बिल्ट। ये जो इंदिरा सागर डैम है ये किस स्टेट में बनाया गया, मतलब इसकी राज्यवार लोकेशन देखें तो कौन से राज्य में पड़ेगा। अब यहाँ आप देखें बीसलपुर डैम है और एमपी का नाम दिया है, कोयना डैम है और फिर एमपी है, फिर बीसलपुर और कोयना कर्नाटक के साथ जुड़े हुए हैं। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा। तो ऊपर वाला ही सही है, उसमें आप ध्यान से देखिए बनास रिवर पर जो डैम बना है उसका नाम बीसलपुर डैम है। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से नाम रखा जाता है और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर डैम की लोकेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इंदिरा सागर डैम जो है वो नर्मदा पे बना हुआ है, नदी का नाम भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल हाईवे का नंबर दिया है और रिलेटेड स्टेट्स जो है वो दे रखी है, मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग और कौन से राज्य से होकर गुजरते हैं। तो नेशनल हाईवे नंबर 320 ये पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 530 यानी 530 ये यूपी में है और 319 जो है ये झारखंड में है, जबकि जो 112 नंबर का नेशनल हाईवे है वो बिहार में है। इसमें 3 गलत हैं और कोई एक सही है। कौन सा सही है बताइए? बी वाला होगा। ठीक है, ये जो 530 नंबर का नेशनल हाईवे है ये यूपी से बिलोंग करता है। बाकी अगर आप देखें तो 320वां जो है वो झारखंड से बिलोंग करता है, यहाँ वेस्ट बंगाल दिया है, और 319वां बिहार से बिलोंग करता है, जबकि 112वां पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है। ऐसे होना चाहिए, तो एकमात्र इसका बी वाला परफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जलमार्ग की बात हो रही है। डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये किस स्टेट से नहीं गुजरता है ये आपको बताना है। साथ में ये भी बताना है कि नेशनल वाटरवे नंबर 4 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है यानी जलमार्ग संख्या 4 वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं गुजरता है। ये 2 जो जलमार्ग दिए हैं इनकी मतलब ये कहाँ से नहीं गुजरते हैं उस राज्य का नाम आपको चुनना है। और 26 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 की अगर बात करें, पहले इसका जो सही ऑप्शन है उसको लगा लेते हैं, सी वाला, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। कैसे होगा देखिए। नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये यूपी से गुजरता है, बिहार से गुजरता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य इसके दायरे में आते हैं। और नेशनल वाटरवे नंबर 4 की अगर बात करें तो साउथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है, ये 3 इसके जद में आते हैं। तो कर्नाटक इससे बाहर है और बाकी जो पेयर थे वो सही नहीं थे, तो सी वाले को हमने चुना। आगे चलते प्रश्न संख्या 27, व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर वाटर ऑब्जर्व एवरी ईयर, मतलब जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है। और विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बीज डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये दोनों तारीखें बताइए। तो मार्च और मई में तारीखों का यहाँ दिया हुआ है, देखिए 27 का डी वाला हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल हैज़ अ मैक्सिमम हाइट, यहाँ मीटर में आपको हाइट देखनी है, तो किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? कुंचिकल की ज़्यादा है, बरेही पानी की ज़्यादा है, नोआकलाई की ज़्यादा है या फिर दूध सागर की ज़्यादा है? बताइए हाइट वाइज कौन इसमें सबसे ऊंचा है। और 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें कुंचिकल को आप देख लीजिए, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। कुंचिकल सबसे ऊंचा है इसमें, मीटर के हिसाब से लंबाई को हम मतलब ऊंचाई को देखेंगे। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखें तो ये कर्नाटक में है और 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फिट में आप देखें तो 1493, और बाकी सभी इससे छोटे हैं। जैसे बरेही पानी जो है ये मयूरभंज में पड़ता है, मयूरभंज जिला यानी उड़ीसा। और नोआकली जो है ये जो खासी हिल्स है मेघालय वाली वहाँ पे है। दूध सागर ये कर्नाटक और गोवा लोकेशन इसकी है। इस प्रकार से हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ वॉल्केनोज दिए हैं और उनकी लोकेशन दी है।
तो नेवाडो साजमा रूस, इसकी लोकेशन दिया है। कोटोपैक्सी की लोकेशन बोलीविया दिया है। माउंट एल्ब्रूस की लोकेशन इक्वेडोर दिया है। और माउंट काजबेक जो है इसकी लोकेशन जॉर्जिया दिया है। तो आप बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। सही ऑप्शन की तलाश आपको करनी है, ये जो विकल्प दिए। और 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी वाले को चुन लेते हैं, माउंट काजबेक। ये जो काजबेक है ना, ये जॉर्जिया वाली लोकेशन इसकी परफेक्ट है। बाकी सभी गलत है। नेवाडो साजमा की लोकेशन बोलीविया होनी चाहिए। कोटोपैक्सी इक्वाडोर से बिलोंग करेगा, ये आप सभी जानते हैं। माउंट एल्ब्रूस ये रूस से बिलोंग करेगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज कनेक्ट भागलपुर टू नौगछिया। नौगछिया इसको कहा जाता है, मतलब 9 गाछें अर्थात 9 पेड़ों से पेड़ों के आसपास बसा हुआ क्षेत्र है। तो बताइए कौन सा पुल इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जवाहर सेतु, नेहरू सेतु, विक्रमशिला सेतु या महात्मा गांधी सेतु। अब ये जो 30वां प्रश्न है, ये बिहार के पुल की बात हो रही है। इन स्थान के नाम के तौर पे आप देख ही सकते हैं, भागलपुर और नौगछिया। ये कहाँ पे है? बिहार में है। विक्रमशिला सेतु है जो कि भागलपुर बिहार का जो क्षेत्र है उसे नौगछिया से जोड़ता है। ठीक, इसकी लोकेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो विक्रमशिला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 में आपसे पूछा गया कि किस नदी की लंबाई सबसे कम है किलोमीटर के हिसाब से, वो बताइए। तो ये विश्व की नदियां हैं, मिसिसिपी, लीना, मेकांग और नाइजर। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है सबसे छोटी लंबाई के हिसाब से। तो 31 का हो जाएगा डी। नाइजर की लंबाई मात्र 4200 किलोमीटर है, बाकी सभी इससे लंबी हैं। सबसे लंबी इसमें कौन सी है? मिसिसिपी है। अगर सबसे लंबा पूछा जाता है इसमें से तो मिसिसिपी हो जाती है। उसकी लंबाई करीबन 6275 किलोमीटर के आसपास है। लीना उससे थोड़ी सी छोटी है और मेकांग उससे भी थोड़ी छोटी है। नाइजर सबसे छोटी है 4200। फिलहाल हमें छोटा चुनना था, तो नाइजर हो जाएगा। 32 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उनके भी डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं। जैसे अपने देश में बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं जिस देश के साथ, तो वहाँ रेखाओं के नाम जैसे मैकमोहन देखते हैं आप, या अन्य रेखाएं हैं, तो वैसे ही दिया है। अब 2 देशों के बीच में जैसे सीमा रेखा बनी है 20वीं पैरेलल लाइन, तो ये लीबिया और सूडान के बीच में ऐसा दिया है। 49वीं जो समानांतर रेखा है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, जो आपस में अक्सर झगड़ा करते रहते हैं। और 31वीं जो समानांतर रेखा है वो ईरान और इराक के बीच में है। और 22वीं जो है वो मिस्र सूडान के बीच में है। 3 सही है, कोई एक गलत है, वो कौन सा है? अब 32वां जो देख रहे हैं आप उसका बी वाला ही गलत है, बाकी सभी तो सही है। जो 32वें को आप देख रहे हैं ना, 49वीं समानांतर रेखा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, वही वाला गलत है। ठीक, कैसे? ये जो 49वीं समानांतर रेखा है इसको अगर आप देखें तो ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की लोकेशन में कहाँ पड़ती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तो 38वीं है ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था 38वीं समानांतर रेखा, और दिया है 49वीं, तो यही बी वाला गलत है। इसके बाद 33 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ भूटान। मतलब कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है और कौन सा भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उन 2 भारतीय राज्यों के नाम आपको चुनने। तो इसमें आप समझ सकते हैं, जो टच करते हैं पहले उनको एक तरफ कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। बी वाला हो जाएगा ना इसका। बी वाले को चुन लीजिए, मेघालय और मणिपुर। अब ये जानना आवश्यक है कि कौन से टच करते हैं। तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले जो पूर्वोत्तर के भारतीय राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर का नाम आता है, लेकिन मेघालय उसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमने चुना। और भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल है और असम है। ठीक, मणिपुर उससे बाहर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा। देखिए, भाषा ज़्यादा बोली जाने वाली है या कम बोली जाने वाली है, ये उस भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है। जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा होगी वो भाषा ज़्यादा शक्तिशाली होगी। जिसे बोलने वाले लोग कम होंगे वो कम शक्तिशाली होगी। जिसे बोलने वाले लोग नहीं होंगे वो मृत भाषा कही जाएगी। है, इसमें आप देखते हैं। तो देख लीजिए, हिंदी, अरबी मतलब अरेबियन, बंगाली और उर्दू दिया हुआ है सबसे कम बोली जाने वाली। 34 का डी वाला हो जाएगा। ठीक है, उर्दू। इसके जो वक्ता हैं वो 170 मिलियन ही है मात्र। हिंदी को बोलने वाले लगभग 637 मिलियन अभी बोलने वाले लोग जिंदा हैं, और अरेबियन को बोलने वाले 274 हैं, जबकि बंगाली को बोलने वाले 265 हैं, जो कि हिंदी से ही जन्मी है, वो कहीं अलग से नहीं आई है। और उर्दू को बोलने वाले करीब 170 हैं। तो उर्दू सबसे कम, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो इसमें से हिंदी हो जाता। इसके बाद 35 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द चुम्बी वैली। चुम्बी घाटी से कौन सा गुजरता है दर्रा, वो आपको सेलेक्ट करना है। और कौन सा पास लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है वो भी बताइए। तो यहाँ माउंटेन पास मतलब हिमालयन पासेस के बारे में दिया हुआ है, जैसे जेलेपला और चांगला है, शिपकीला चांगला है, और जेलेपला लानकला है, शिपकीला लानकला है। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट है। तो ऊपर वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे जाने की क्या आवश्यकता है। ये जो जेलेपला है ये चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है,
और लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम ये चांगला करता है, तो अच्छी बात है, इसमें आप ऊपर ही लगा लीजिए। इसके बाद 36 में चलते हैं। यहाँ ये आपको दिया हुआ है कुछ पोर्ट्स के नाम, ठीक है, जैसे कांडला है, कोलकाता, पारादीप और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये इनकी विशेषताएं बगल में दे रखी है, यानी दाहिनी ओर। तो आप देखें, कांडला को ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइडल पोर्ट के तौर पे जाना जाता है। कोलकाता जो है ये इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, यानी नदी बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह के तौर पे। पारादीप ये भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट, मतलब सबसे यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। जबकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। गलत कौन सा है इसमें से बताइए? तो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। सी वाले में यानी पारादीप का जो यहाँ दे रखा है ना, वही गलत है, बाकी सभी सही है। कैसे? जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है उसको अगर आप देखें तो विशाखापत्तनम होगा, पारादीप उसमें कहाँ से आ जाएगा? बाकी सभी सही हैं। तो विशाखापत्तनम ये भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37। हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट? इसमें से कौन सा व्यक्ति या कौन सा पदधारक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो इसमें आप देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वाला, या फिर अटॉर्नी जनरल, या फिर चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। बताइए इसमें से कौन सा अपना जो रेजिग्नेशन लेटर यानी त्यागपत्र होता है वो प्रेसिडेंट को नहीं सौंपते? नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन आप भी यहाँ देख रहे हैं। फिलहाल इसका डी ही सही है, ठीक, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। भारत का महान्यायवादी ये भी त्यागपत्र जब भी देगा, अपने पद से हटना चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा, और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वो तो देगा ही, क्योंकि उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें तीनों ही होंगे, तो डी वाले को चुन लेते हैं, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा नहीं देता है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें न देता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। रिटायरमेंट की एज दी हुई है, कब ये लोग रिटायर होते हैं, तो किसकी किसकी बात हो रही है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज 65 दी हुई है। वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं यानी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, वो उनकी भी आयु 65 साल दी है, कि मतलब 65 साल के हो जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 65 और चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 65। आप बताइए कि इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है? और 38 को जो आप देख रहे हैं इसका ऊपर वाला ही गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 नहीं है, बेचारे को पहले ही रिटायर कर दिया जाता है 62 साल की उम्र में, बाकी सभी 65 वाले हैं, ठीक। तो ऊपर वाला जो है ना वो 62 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो मेंबर ऑफ लोकसभा है ये असल में दिया क्या है, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर आप सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, इलेक्ट होना चाहते हैं, तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप पाने के लिए भी 25 ईयर की जो एज है वो होनी आवश्यक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए भी आपको 25 ही चाहिए। तो इसमें से कौन सा गलत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों की जो बात की जा रही है, ये ज़्यादा उम्र वाले चाहिए होते हैं, ये कम उम्र से काम नहीं चलता है, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी जो आयु है वो 30 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी जो हैं, मुख्यमंत्री भी आप 25 साल के हैं तो चुने जाते हैं तो बन सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ हिज ऑफिस बाय द गवर्नर, मतलब राज्यपाल के द्वारा कौन सा अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो विधानसभा का सदस्य यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चीफ मिनिस्टर, या नॉन ऑफ दीज। मतलब इनमें से किसको राज्यपाल शपथ नहीं दिलवाता है, आपको ये बताना है। और इसका हो जाएगा डी, क्योंकि इन तीनों को ही तो राज्यपाल शपथ दिलवाता है। एक राज्य में राज्यपाल की वही हैसियत होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, ठीक है। ये राष्ट्रपति का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो राष्ट्रपति वाले लगभग सारे काम ये करता है, और राष्ट्रपति की तुलना में कहीं ज़्यादा ये सुरक्षित पद भी है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ वेतन आयोग दिया है, मतलब पे कमीशन दिया है, और साथ में उसके चेयरमैन का नाम दिया है। तो 7 वेतन आयोग अभी तक बने हैं, और खूब मोटी तनख्वाह कुछ जो पद हैं उस पर मिला भी करती। अब इसमें आप देखिए, पहला जो वेतन आयोग था उसके अध्यक्ष PN सिंघली या सिंघल थे, दूसरा जो था उसके जगन्नाथ दास थे, तीसरा जो फाइनेंस कमीशन बना उसमें माफ़ कीजिएगा पे कमीशन बना उसमें श्रीनिवास वर्दियाचार्य जो थे ये अध्यक्ष थे, और चौथे वाले में रघुवीर दयाल का नाम आता है। इसमें सही कौन सा है? बाकी 3 गलत है, कोई एक सही है, और सही इसमें सिर्फ बी वाला है जो दिया है ना, जगन्नाथ दास, वही वाला सही है। बाकी सभी कैसे गलत हुए आइए देखते हैं। देखिए श्रीनिवास वरदचारियार इनका नाम था, और ये पहला जब पे कमीशन बनता है तो उसके चेयरमैन चुने जाते हैं। तीसरे वाले के रघुवीर जी थे, और चौथे वाला जो यहाँ पे कमीशन आप देख रहे हैं इसके PN सिंघली थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि द फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ जनवरी, मतलब इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसका कि स्थापना दिवस 21 जनवरी को नहीं मनाया जाता है।
तो यहाँ मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इस तारीख पे अपना सेलिब्रेट नहीं करता है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट डे। अब 42 का इसमें आप ध्यान से पहले देख लीजिए, सी वाला हो जाना चाहिए। सी वाले यानी मिजोरम को देख लीजिए, बाकी सभी तो मनाते हैं भाई, मिजोरम कब मनाता है? तो मिजोरम का जो स्थापना दिवस है वो असल में 20 फरवरी 1987 की तारीख पे स्थापित हुआ था, मतलब उसकी इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा होती है, तो वो 20 फरवरी की तारीख पे अपना जो स्थापना दिवस है उसको मनाता है। बाकी सभी 21 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो एक तरफ कंट्रीज दी हुई हैं और दूसरी तरफ जो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया हुआ है। प्रश्न का मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहाँ से, किस देश से कौन सा चीज़ बोरो किया है, ये आपको इसमें से मिलान करके देखना है और जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है उसको बोरो किया है। इसके बाद जो साउथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाई लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रावधान है इसको लिया है। ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है सी वाले ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है वो ले रखा है। तो आप बताइए कि फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे मैच नहीं कर रहा है? इसका बी वाला नहीं मैच कर रहा है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये तो हमने जापान से ली है और यहाँ दिया है साउथ अफ्रीकन। साउथ अफ्रीकन से हमने क्या किया है, अमेंडमेंट वाला प्रोसेस लिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला प्रोसेस होता है वो उठाया हुआ है। तो बी वाला इसमें रॉन्ग है, बाकी सभी सही। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें फिर इनकरेक्ट आपको तलाश करना है। पार्ट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और किस पार्ट में किस चीज़ का प्रोविज़न है वो दिया हुआ है। तो पार्ट 9A इसमें पंचायतें दी हुई हैं, मतलब पंचायतों का पूरा बाकायदा वर्णन किया हुआ है। और जो भाग 15वां है यहाँ आप देख रहे हैं रोमन अंकों में लिखा हुआ है, तो इसे आप समझ लीजिएगा। भाग 15वां जो है यहाँ पे इलेक्शन का पूरा जो प्रावधान है वो दिया हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद हैं उसमें। इसके बाद भाग 17वें को आप देख रहे हैं, इसमें आपातकालीन प्रावधान दिखाई देते हैं और भाग 20वां जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा जो प्रोविज़न है वो दिखाई देता है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 3 सही है, कोई एक गलत है और इसका ऊपर वाला ही गलत है। जो भाग 9 है सीधे सीधे उसी में पंचायतें, यहाँ क्लॉज लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये जो ए लगा दिया है इसी वजह से ये गलत हो गया है। तो बारीक अंतर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी सही है तो उसको भी आप अच्छे से रट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हरियाणा पीसीएस में फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक का इतिहास तो यही है और कोई भी आयोग अगर अपनी परीक्षा प्रणाली या पेपर में थोड़ा बहुत फेरबदल भी करता है तो एक झटके में बदलाव नहीं होता कि मतलब एकदम से फैक्चुअल से उठा के डायरेक्ट वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत का हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट उसमें जोड़ दें, लेकिन फैक्ट रहेंगे तो आपको अच्छे से फैक्ट क्लियर करके जाने चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। ठीक, तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन जैसे आर्टिकल नंबर 371F है तो उसमें मिजोरम राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन। इसके बाद 371G है तो उसमें कर्नाटक राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविजन। ऐसे ही 371H में अरुणाचल और 371J में सिक्किम। तो इसमें सभी गलत है, कोई एक सही है। ठीक, 3 गलत है और कोई एक सही है। कौन सा सही है बताइए? तो एकमात्र इसका जो सी वाला है ना वही सही है। सी वाले को पहले मार्क कर लेते हैं, ये वाला 371H और अरुणाचल। बाकी को देखते हैं। तो 371F जो है वहाँ पे सिक्किम राज्य के बारे में स्पेशल प्रोविज़न है। मिजोरम के बारे में 371G में हमें मिलता है। अरुणाचल के बारे में 371H में मिलता है और यहाँ जो दिया है वो परफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा 371J जो है वहाँ पे कर्नाटक के बारे में, यहाँ क्या दिया था? G दिया था, जबकि J होगा तो वहाँ स्पेशल प्रोविज़न दिखाई देते हैं। तो यही एकमात्र जो सी वाला है ये सही है। इसके बाद 46 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड टू द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। ठीक, क्रिमिनल केसेस। तो ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसको सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है बताइए? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात हो रही है। यहाँ 131 नंबर का आर्टिकल है, 132 है, 33 है, 34 है, ऐसे दिया हुआ है। तो 46 का डी वाला हो जाएगा। ये जो अनुच्छेद है ना 134, इसमें ये कहा गया है, इट प्रोवाइड फॉर द अपीलेट जुरिडिक्शन फॉर द ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। ठीक, डी वाला सही। 47 को देखिए, अब यहाँ भी आपको इनकरेक्ट ही तलाशना है। तो आर्टिकल नंबर 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, समानता के अधिकार के तहत जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो दिखाई देता है। आर्टिकल नंबर 44 में नागरिकों के लिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका पूरा प्रोविज़न दिखाई देता है। आर्टिकल नंबर 19 में हमें जो उपाधियां हैं उनका उन्मूलन वाला पूरा प्रोविज़न दिखाई देता है। और आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये तो प्रश्न बहुत सीधा है। 19वां जो अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और उपाधियों का उन्मूलन जो है ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। ठीक, यहाँ समानता के अधिकार की बात ही नहीं हो रही है, तो इसलिए यही वाला गलत है। उपाधियों का उन्मूलन ये आर्टिकल नंबर 18 में है, जहां हम समानता की बात करते हैं। अगर उपाधियां रहेंगी तो असमानता रहेगी, ये पक्की बात है, तो उन्हें एबॉलिश कर देना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, कौन सी जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की नहीं है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं आती है? तो मिश्मी दिया है, जारवा दिया है, सिंगफो है और वांचो है। अब इसमें क्लियर है पहचानना। जारवा ये जो जनजाति है, इसका नाम अगर आपने जरा भी इसमें हिंट लिया होगा तो आप जानते हैं कि ये अंडमान क्षेत्र से बिलोंग करती है, मतलब जो छोटा अंडमान या लघु अंडमान है वहाँ की ये मूल जनजाति है। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न जनजातियाँ हैं उसमें मिश्मी, सिंगफो, वांचो इस प्रकार की आती हैं। इसके बाद 49 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चपाचार कूट महोत्सव या चपाचार कूट महोत्सव इसको कहा जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ में ये पूछा जा रहा है कि जो मात्सू नाम का या मोत्सू नाम का महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ जितने भी पेयर दिए हुए हैं वो सभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं भारत की उन्हीं से बिलोंग करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा पेयर परफेक्ट होगा? चपचार कूट महोत्सव ये फसली त्यौहार होते हैं, जब फसल पैदा हो जाती है तो कूट महोत्सव अन्नकूट मनाया जाता है। ये अपने आप ही होता है, जैसे गोवर्धन पूजा हम लोग करते हैं तो उसे अन्नकूट भी कहा जाता है। और भी कई सारे त्यौहार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। देखिए मिजोरम का है चपचार कूट और ये जो मोत्सू है ये नागालैंड का है, तो इसमें ऊपर वाला ही पेयर सही था, हमें ज़्यादा नीचे नहीं जाना था। इसके बाद 50वें को देखते हैं। अर्धशतक यहाँ पूरा होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज अ पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? पोंगल को किस महीने में मनाया जाता है? और इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज गुड़ी पड़वा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार का महीना है वो आपको बताना है और पोंगल का बताना है। फरवरी, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल ऐसे करके दिया हुआ है। इसका हो जाएगा डी वाला। देखिए पोंगल ये जनवरी में मनाया जाता है। इसमें एक भी अगर आपको पता रहेगा तो दूसरा वाला पकड़ने में सुविधा होगी, कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हैं। फिलहाल तो पोंगल की जो यहाँ तारीख है वो जनवरी की रहेगी और गुड़ी पड़वा को अगर देखें तो ये मार्च का है। इसके बाद 51 को देखते हैं। 51 में आपसे पूछा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स। ये स्काई ट्रैक्स क्या चीज़ है? वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, एक तरह का अवार्ड है, 2021 का इसका एडिशन है। तो उसी के आधार पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसा इसका नाम है स्काई ट्रैक्स, वैसे ही ये हवाई अड्डों को दिया जाता है। तो पहली रैंक मिली है चंगी नाम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सिंगापुर का है असल में, उसको प्राप्त हुई है। जो सेकेंड रैंक है वो हनीदा हवाई अड्डे को प्राप्त हुई है जो कि टोक्यो का है। जो थर्ड रैंक है वो हमाद, ये दोहा कतर वाला एयरपोर्ट है, इसको प्राप्त हुई है। और 52वीं रैंक प्राप्त हुई है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि अपना है, अपने देश का है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? अब ये जो 51 है इसका बी वाला सही है। दूसरी रैंक ये हनेदा को प्राप्त हुई है और हनेदा की जो लोकेशन है वो टोक्यो होगी, यही एकमात्र इसमें सही है। पहली रैंक हमाद को प्राप्त हुई है जो कि दोहा कतर वाले क्षेत्र का हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा आपने देख ही लिया। तीसरी रैंक चंगी हवाई अड्डे को प्राप्त हुई है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर का है। और 50वीं रैंक प्राप्त हुई है, 52वीं नहीं 50वीं रैंक प्राप्त हुई है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अपना वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। इस पूरे इंडेक्स का नाम याद रखिएगा। देखिए स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में आप देख सकते हैं पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द बंगम आवास मेला। ठीक, बंगम आवास मेला रिसेंटली बीन हेल्ड। तो ये कहाँ पर मनाया गया? इसकी लोकेशन आप बताइए। और 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने अभी कुपवाड़ा जिले में जो बंगस घाटी है वहाँ पे बुंगम या बुंगस आवास मेला इसका उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये वाला है, ये बुंगस या बुंगम भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। ठीक है, मतलब ये किसको अपॉइंट किया गया उस व्यक्ति का नाम आपको देखना है। और फिर एक ब्लैंक स्पेस है जहाँ एक व्यक्ति का नाम ही आपको भरना है। हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, ये व्यक्ति का नाम नहीं है, असल में प्रदेश का नाम है, माफ़ कीजिएगा। तो प्रदेश का नाम भरना है। हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। ठीक है, ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन एन अर्बन एरिया। जो एरिया होगा वो कैसा होगा? रूरल नहीं होगा, अर्बन होगा। तो इसमें से आपको पेयर सेलेक्ट करना था। कमलेश कुमार पंत और झारखंड होगा, शुभ्रा सिंह और झारखंड होगा, या फिर पंत और छत्तीसगढ़ या शुभ्रा सिंह और छत्तीसगढ़। ऑप्शन इसमें से कौन सा होना चाहिए? अब क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, सी वाले में आप देख रहे हैं कमलेश कुमार पंत और छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन, वही परफेक्ट। कमलेश कुमार पंत को अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो आपने यहाँ पर देखा, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, उसका नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। और ये जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है इसको मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? ये छत्तीसगढ़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 में आपसे पूछा गया कि जो सही विकल्प है वो कौन सा है, जरा बताइए। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत और कतर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अलमोहद अल हिंदी, ठीक है, 2021 का एडिशन है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और री कॉमर्स मार्केट प्लेस, इसका नाम है कैशिफाई, इसने अभी हाल फिलहाल में राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऐसा दिया हुआ है।
तो इसमें से सही कौन सा है? इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे हैं। और 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। केवल दूसरा वाला तो सही है इसमें, री कॉमर्स मार्केट प्लेस वाला जो है वही एकमात्र सही है। लेकिन पहले वाले में समस्या क्या है, यहाँ भारत और सऊदी अरब होगा, न कि कतर। देश का नाम गलत दिया है, भारत के साथ इसमें भागीदार कौन है? सऊदी अरब है। तो इसका बी वाला सही है। इसके बाद 55 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको यहाँ भी चयन करना है। स्टेटमेंट दो लंबे लंबे दिए हुए हैं। जैसे कहा गया है कि बालाजी तांबे ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, इसके अलावा ये आयुर्वेद और फिजिशियन मतलब जो चिकित्सा संबंधी शास्त्र होता है उसके जानकार थे। तो आध्यात्मिक नेता, आयुर्वेदिक चिकित्सक और प्रमुख अभिनेता भी थे। इनका अभी हाल में देहांत हो गया है, ठीक है, इनका नाम ध्यान दीजिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल फिलहाल में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे एक नए पुरस्कार की घोषणा की। ठीक, तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? अब 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक, ये आप इसमें देख सकते हैं जो पहला वाला दिया है बालाजी तांबे, ये नेता और चिकित्सक तो हो सकते हैं लेकिन अभिनेता नहीं थे। अब यहाँ पे यहीं पर गड़बड़ हो गया है, ये अभिनेता नहीं थे, ठीक है, बाकी सभी सही है। बाकी इनके गुण थे लेकिन अभिनेता का गुण इनमें नहीं था। और मध्य प्रदेश सरकार चूंकि वहाँ एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो वो राजीव गांधी के नाम पे कोई पुरस्कार क्यों घोषित करेंगे? आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जो अपनी विपक्षी पार्टी है उसके नाम पे कभी भी मतलब उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके नाम पे कोई भी पुरस्कार नहीं घोषित करेगा। तो ये महाराष्ट्र की सरकार है जिसने कि अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है, क्योंकि वहाँ शिवसेना का जो वर्चस्व है वो चल रहा है और शिवसेना आजकल भाजपा के अगेंस्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका पहला वाला दूसरा वाला दोनों गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभिनेता नहीं होगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार होगी, तो इसमें से कोई नहीं। इसके बाद 56 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, ये वही चीज़ है, मतलब पीछे वाले का अंग्रेजी वर्जन है। 56 यहाँ पे, इसमें भी आपको करेक्ट ही चूज़ करना है। एक तरफ स्टेट दिया है और दूसरी तरफ न्यूली अपॉइंटेड जो गवर्नर्स हैं वो दे रखे हैं। तो कर्नाटक राज्य के अपॉइंट हुए हैं अभी बंडारू दत्तात्रेय, ऐसा इसमें दिया है। और मध्य प्रदेश में थावरचंद्र गहलोत जी अपॉइंट हुए हैं, जबकि झारखंड में रमेश बैस और हरियाणा में मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। तो बताइए इसमें कोई एक ही सही। और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। झारखंड और रमेश बैस वाला जो है ना वो परफेक्ट है, बाकी सभी गलत है। हरियाणा का आप जानते हैं अभी बंडारू दत्तात्रेय चार्ज में, उन्होंने चार्ज संभाला है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल ये एमपी के हैं, जबकि इसमें आप देखें कर्नाटक के हैं थावरचंद्र गहलोत जी। इस प्रकार से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे अगला क्वेश्चन है और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें रैंकिंग जो दी गई थी जनवरी में वो पहली बार जारी की गई थी और उसके बाद उसमें संशोधन होता है। फिलहाल 3 जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इस मामले में वो जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया और जर्मनी है संयुक्त रूप से। मतलब जापान पहली पोजीशन पे है, सिंगापुर सेकंड है और साउथ कोरिया और जर्मनी ये कंबाइंडली 3rd पोजीशन पे है। ठीक, और इस सूचकांक में भारत, तजाकिस्तान और गैबून ये संयुक्त रूप से 89वें स्थान पे है। मतलब तीनों को 89 नंबर की जो रैंक है वो मिली। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? इसका केवल पहला वाला ही सही है जो दिया है ना यहाँ, देशों की रैंकिंग 3 टॉप 3, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये दोनों तीसरे हो गए, यही सही है। दूसरा वाला गलत है। तो इसमें हम ए वाले का चुनाव करते हैं। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इस सूचकांक में भारत, तजाकिस्तान और गैबून को 90वां स्थान मिला है, 89 नहीं 90 नंबर की रैंक मिली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 57 का अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड 3 न्यू कंट्रीज एज मेंबर कंट्रीज इन इट्स, यहाँ देखिए, इन इट्स 78 एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक, अब ये नई कंट्रीज जो जोड़ी गई हैं उनके बारे में दिया है। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन दोज कंट्री, मतलब कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है, आपको असल में ये बताना है। ठीक, तो आप बताइए, मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, इसमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। अब 58 का राइट आंसर डी ही होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जो ये 78वीं बैठक होती है उसमें मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, इन सभी को मेंबर के रूप में शामिल किया जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अब आपको ये जो 59 नंबर का है इसमें सेलेक्ट करनी है। तो जियोना चाना, ठीक है, इनका अगर देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे। इनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, दुनिया में सबसे बड़ी। मिजोरम राज्य के ये रहने वाले थे और इनका देहावसान हो गया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? अब इसका अगर आप देखें तो दूसरा वाला ही गलत है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं शुरू किया है, बल्कि इसको शुरू करने वाली जो गवर्नमेंट है वो उत्तराखंड की है। ठीक, तो इसमें गलत ही हमें चुनना था, दूसरा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक, कौन सा देश दक्षिण एशिया के जो शीर्ष 4 शांतिपूर्ण देश हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है? तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान का नाम दिया है। साउथ एशिया की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड की नहीं।
तो इसमें अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा, भारत उसमें शामिल नहीं है, बड़े दुख की बात है। बाकी भूटान पहले स्थान पे था साउथ एशिया वाले रीजन में, और नेपाल सेकंड था, जबकि बांग्लादेश थर्ड था। फोर्थ पोजीशन श्रीलंका की थी, पांचवी पोजीशन हमारी है, हम 5वें स्थान पे हैं, चिंता का विषय। और पाकिस्तान है छठवां, वो हमसे भी ज़्यादा अशांत है। इसके बाद आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। यहाँ से साइंस वाला सेगमेंट स्टार्ट हो गया है, केमिस्ट्री आप देख रहे हैं। तो फॉस्जीन का असली नाम कार्बोनिल क्लोराइड है, ऐसा दिया है इसमें। कार्बोनिक अम्ल जो है ये फिनॉल के नाम से जाना जाता है। और पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्लैक जिंक, जिंक सल्फेट। तो आप बताइए कि इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए फॉस्जीन का कार्बोनिल क्लोराइड होता है, सही है। ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड होगा। और इसके बाद आप देख लीजिए ये जो दिया है ना डी वाला, इसके बाद कार्बोनिल अम्ल को देख लीजिए, तो ये फिनॉल असल में होता है, और पायरीन जो होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो इसमें आप गलत वाला कौन सा चुनेंगे, ये जो ब्लैक जिंक वाला है। जिंक सल्फेट नहीं होता है, जिंक सल्फाइड होता है, दोनों में फ़र्क है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कहा गया कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस द कलर ऑफ ग्लास टर्न टू पीकॉक ब्लू। मयूरी नीला, मतलब मोर की गर्दन आपने देखी है, एकदम रॉयल ब्लू से चमकीले रूपांतरण में होती है। मतलब रॉयल ब्लू कलर तो होता ही है, लेकिन उसमें एक तरह की शाइनिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो वाला जो पीकॉक ब्लू होता है उस रंग में ग्लास टर्न हो जाता है। तो यहाँ किस पदार्थ के कारण ऐसा होता है आपको बताना है। क्यूप्रिक साल्ट की वजह से होता है, सेलेनियम ऑक्साइड की वजह से हो जाता है, कोबाल्ट ऑक्साइड से होता है, या सोडियम क्रोमेट से होता है। तो 62 का ए वाला ही सही है। क्यूप्रिक के जो लवण होते हैं ना, मतलब क्यूप्रिक साल्ट, उसकी वजह से पीकॉक ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन मेकिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक वूल। इसमें से कौन सा फाइबर इन दोनों के बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ दिया हुआ है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके अलावा ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है। इसके अलावा स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर है, और इसमें से कोई नहीं है। इसका अंग्रेजी वर्जन और हिंदी वर्जन एक साथ भी आप देख सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक वूल इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका बी वाला सबसे परफेक्ट है, जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है। ये संश्लेषित रेशे और संश्लेषित ऊन, इन दोनों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बी वाला चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया सोरेन सोरेनसन हैज़ डिस्कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सोरेन सोरेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या खोजा था। और हिदेकी युकावा, इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी वो भी आपको बताना है। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी और मेसान पार्टिकल दिया हुआ है, जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। रेडियो एक्टिविटी और ऑर्गन गैस की खोज, पीएच वैल्यू और मेसान पार्टिकल, या फिर पीएच वैल्यू और ऑर्गन गैस, बताइए। तो पीएच वैल्यू को खोजने वाले सोरेन सोरेनसन थे, ठीक है। और मेसान की खोज किसने की थी, ये युकावा ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था सी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 65, प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा को सबसे अधिक धारण करती है। मतलब ये गैसों का मिश्रण है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है। और प्रोड्यूसर गैस में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे कम अमाउंट में पाई जाती है, ठीक। मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट इसमें देखना है। तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ गैसों के नाम दे रखे हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो संगठन है, डी वाले को पहले चुन लीजिए, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन का अमाउंट जो प्रोड्यूसर गैस है उसमें लगभग 52.55% का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होती है, मात्र 3% होती है, ठीक। फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन इसमें होती है, सेकंड पोजीशन पे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और उसके बाद थोड़ी बहुत मात्रा हाइड्रोजन की भी करीब 8 साढ़े 8 के आसपास होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सबसे कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। इसके बाद 66 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं और उनका उपयोग कहाँ पर होता है वो दे रखा है। अब आपको इसमें से जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो फ्यूल ऑयल जो है ये प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। गैसोलिन ये वाहनों में ईंधन के तौर पे यूज़ होता है। नैप्था जो है ये पेट्रोल बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो पॉलिश मेकिंग में काम आता है। आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो जो 66वां है इसका ऊपर वाला ही गलत है। पेट्रोलियम गैस ये प्लास्टिक के निर्माण में इस्तेमाल होती है, यहाँ फ्यूल ऑयल दिया हुआ है, ठीक। तो इस वजह से ये गड़बड़ हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, बाकी सभी सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो सोडा लाइम ग्लास या सोडा लाइम कांच आप कह सकते हैं, ये ट्यूबलाइट के निर्माण में इस्तेमाल होता है। क्रुक्स ग्लास ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, इससे केमिकल इक्विपमेंट्स को यानी रासायनिक उपकरण बनाया जाता है। फ्लिंट नाम का जो कांच होता है ये विद्युत बल्ब बनाने के काम में आता है, और सिलिका ग्लास का उपयोग होता है जो अल्ट्रावायलेट लैंप होते हैं या बल्ब होते हैं उनको बनाने के लिए। तो गलत कौन सा है ये आप बताइए। बी वाला गलत है। रासायनिक उपकरणों के निर्माण के लिए हम लोग पायरेक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अभिक्रिया हो और बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह हो तो भी ये टूटे फूटे ना आसानी से, ठीक है। तो क्रुक्स वहाँ नहीं इस्तेमाल होगा। क्रुक्स इस्तेमाल होगा तो आप परख नली में कुछ भी गर्म करेंगे और वो फट जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्विपमेंट या एलिमेंट, माफ कीजिएगा, एलिमेंट इज यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की पहचान करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर का अगर उपचार करना है तो कौन सा हम केमिकल एलिमेंट यानी यहाँ जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक दे रखे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो आर्सेनिक 74 है, ये आर्सेनिक का समस्थानिक है, और फास्फोरस 32 है जो कि फास्फोरस का समस्थानिक है। ऐसे ही 4 ऑप्शन यहाँ एक एक करके दिए हुए हैं। तो 68 का ए वाला हो जाएगा आर्सेनिक 74, ठीक ऊपर वाला ही सही है। ये इस्तेमाल होता है ट्यूमर को पहचानने के लिए। और उसके बाद अगर ब्लड कैंसर की बात करें यानी ल्यूकेमिया, तो फास्फोरस 32 इसके उपचार में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 69, पदार्थ रेडियो एक्टिव भले ना हो लेकिन उसका जो समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, उसे बनाया जा सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो किण्वन का जो प्रोसेस यानी फर्मेंटेशन है उसको लुई पास्चर ने खोजा था। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कॉसिमिर फंक थे। चेचक की वैक्सीन को खोजने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और विटामिन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसमें 3 गलत हैं, ठीक, और एक कोई सही है, बताइए कौन सा। ऊपर वाला ही सही है, किण्वन वाला जो लुई पास्चर दिया है ना वो परफेक्ट है, ठीक, लेकिन नीचे वाले तीनों गलत हैं। अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, आप सभी जानते हैं। चेचक का टीका ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और कॉसिमिर फंक ये विटामिन की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर बड़े सनकी टाइप के आदमी थे, ठीक, ये अपने काम को करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे। तो जब लोगों को चेचक बहुत बड़े पैमाने पर हो रही थी तो उस समय एक चेचक के रोगी को ये पकड़ कर लाते थे और एक स्वस्थ मनुष्य को पहले से ही कुर्सी से बांध कर रखते थे और उस रोगी इंसान के हाथ को जहाँ से फोड़ा हुआ रहता था चेचक का, फफोले और पस निकल रहा होता था, उस पस को ले आगे जो स्वस्थ मनुष्य होता था उस पर रगड़ देते थे। अब उसके बाद 2 तरीके होते थे, या तो वो व्यक्ति जिंदा बच जाता था, मतलब उसे चेचक नहीं होती थी, और नहीं तो वो चेचक से मारा जाता था। ये उनका टेस्ट करने का उस समय का तरीका था। लेकिन उन्होंने इसी से एक ऐसी वैक्सीन ईजाद की जिससे कि चेचक की महामारी का लगभग उन्मूलन हो गया, ठीक। तो जो वायरस होता है उसी से टीके भी तो बनते हैं। वायरस को निष्क्रिय अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और भी कई सारे तरीके अब निकल आए हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन खोजी जा रही है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ जो विधा है वो दिया हुआ है और उसके अंतर्गत हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं वो दिया है। तो ऑस्टियोलॉजी में हम जो हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ओरोलॉजी में हम पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं। हर्पेंटोलॉजी में, ध्यान दीजिएगा, हर्पेंटोलॉजी में उभयचर और जो सरीसृप होते हैं यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनकी स्टडी करते हैं। और एथनोलॉजी में हम फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। और इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला है, एथनोलॉजी। जो इक्थोलॉजी होती है, इक्थोलॉजी उसको कहा जाता है, उसमें हम फिशेस का अध्ययन करते हैं, न कि एथनोलॉजी में। ऊपर वाले तीनों सही। अब इसमें से आपको बताना है कि अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, ये जो एक बीमारी है, डिजीज़ है, ये कौन से इंसेक्ट की वजह से हो जाती है। अब इंसेक्ट का नाम नीचे से तलाशिए। रेड फ्ली है, सैंड फ्लाई है, सीसी मक्खी है, या इसमें से कोई नहीं। अब 71 का हो जाएगा सी वाला, जो सीसी मक्खी है, इसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, नींद आती है, निद्रा रोग इसको कहा जाता है। ये अफ्रीका में पाई जाने वाली एक विशेष मक्खी होती है। इसके बाद 72 को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो एसिडिया दिया है, सेल्पा दिया है, ब्रैंकियोस्टोमा दिया है और डोलियोरम दिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। अब 72 का सी वाला हो जाएगा। यूरोकॉर्डेटा जो पार्ट है उसमें अगर बिलोंग करने वालों को देखें तो एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम आएगा। लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा जो आप देख रहे हैं ये सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, कौन से वर्णक की वजह से सेब लाल रंग का दिखाई देता है और किस रंग की वजह से या वर्णक की वजह से टमाटर लाल दिखाई देता है। तो टमाटर के लाल दिखने का रीज़न क्या होता है, लाइकोपिन होता है। और सेब का जो लालिमा वाला रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है, तो इसका बी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन फर्स्ट नोटिफाइड इन लिस्ट ऑफ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। जंतर मंतर, यहाँ भारतीय जो साइट्स हैं उन्हीं की बात हो रही है। लाल किला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और रानी की बाव। यहाँ रानी की वन दिया है, रानी की बाव यानी बावड़ी, ये एक नोट के पीछे भी छपा हुआ है। कौन से रुपए का नोट है बताइएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सबसे पहले शामिल किया गया था, फर्स्ट नोटिफाइड हुआ था। अब 74 का सी वाला होगा। सी वाले का मतलब क्या है, ये जो लाल किला परिसर है ये सन 2007 में शामिल होता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये 2004 में ही शामिल होता है, ठीक। तो ये और पीछे का है। सबसे पहले वाला यही है, 2004 में नोटिफाइड होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल किला है, तीसरे नंबर पे जंतर मंतर है और 2014 में रानी की बावड़ी को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका है और सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 75 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू जीआई टैग 2020-21। जितने भी जीआई टैग हैं वो आप पढ़ कर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मयूर गुड़ ये केरल का है, मतलब केरल को इसके लिए जीआई टैग मिला है।
बोकासोल चावल असम के लिए, मतलब असम राज्य को इस चावल के लिए जीआई टैग मिला है। कर्नाटक को सिरसी सुपाड़ी के लिए जीआई टैग मिला है। और राजस्थान राज्य को कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा ये पूरा काला होता है, इसकी हड्डियां और जो मांस है वो भी काला होता है, सब काला होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? इसका डी हो जाएगा। इसमें हमें गलत चुनना है ना, तो कड़कनाथ वाला तो ये मध्य प्रदेश को मिला है, सिंपल बात है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला एरिया है वहां भी इसका पालन होता है, लेकिन जीआई टैग मिला है, राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस स्थान को रामसर की सूची में शामिल नहीं किया गया है? रामसर वेटलैंड साइट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां हैं उसमें शामिल कौन सा स्थान नहीं है? तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, देपोर बिल, हाफलोंग झील और होकेरा वेटलैंड। बताइए इसमें से कौन सा बाहर है? अब 76 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा। मतलब इसमें जो हाफलोंग लेक है वो रामसर की साइड से बाहर है। हालांकि आर्द्र भूमि तो है ही है, जलीय पक्षियों का आवास भी है, लेकिन अभी रामसर के दायरे में नहीं आया है। बाकी जितने हैं, जैसे आप ब्यास को देख रहे हैं तो ये पंजाब का है, ये शामिल किया गया है। देपोर बिल ये असम का है और होकेरा ये जम्मू कश्मीर का है। कोल्लेरू लेक ये आंध्र प्रदेश की है। ऐसे हम लोग देखते हैं। अभी हरियाणा राज्य के 2 नए शामिल हुए हैं तो उनको आप ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सौजन्य से हुई, मतलब लॉन्च हुई। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी संचालित किया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन किया और अटल पेंशन योजना को भी वही देख रहा है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 3 को तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही हैंडल करता है, लेकिन एक उसके कंट्रोल से बाहर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फसल यानी कृषि, तो इसको कृषि मंत्रालय देखेगा ना, वित्त विभाग से क्या लेने देना। ये तो सिंपल सोचने वाली बात। इसके बाद 78 को देखते हैं। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैड बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये आप देख रहे हैं। इसमें से कौन सी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो 78 का हो जाएगा ए वाला। ठीक, मेक इन इंडिया, माफ कीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये भारत सरकार की अपनी है। मतलब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर और अंबानी और अडानी की योजना है, ऐसा नहीं है। बाकी भी अन्य जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अधीन आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे सीधे लॉन्च की थी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को। ठीक, अब इसमें मेक इन इंडिया को आप देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री वाला सेक्टर है वो इसे हैंडल करता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये वित्त मंत्रालय के अधीन चलती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को चला रहा है, ऐसे होता है। इसका ए वाला हो जाएगा। 79 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्कीम हैड नॉट बीन स्टार्टेड इन ईयर 2014, मतलब 2014 में कौन सी शुरू नहीं की गई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, इस प्रकार से दिया है। और नॉन ऑफ दीज का मतलब क्या है कि इसमें से कोई नहीं ऐसी है जो कि 2014 में शुरू न हुई हो। तो 79 का डी वाला ही हो जाएगा। सभी तो 2014 की ही है। स्वच्छ भारत मिशन ये गांधी जी के बर्थडे के दिन से स्टार्ट होता है 2014 में, और नमामि गंगे ये जून में ही 2014 में लॉन्च होता है। और बाल स्वच्छता मिशन ये 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पे 2014 में लॉन्च किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है, यानी इटली में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग में है, यानी नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड। इसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए? तो सी वाला गलत है, ये जो जेनेवा दे दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए था रोम यानी इटली, और बाकी सभी सही। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ पर लोक संगीत दिया है और राज्य दिया है। तो पनिहारी राजस्थान से बिलोंग करता है, पई गीत जो है ये एमपी से बिलोंग करता है, मदिगा दप्पू ये असम से बिलोंग करता है, और दोल्लू कुनीता ये कर्नाटक से बिलोंग करता है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? अब इसमें गलत आपका सिर्फ सी वाला है, जो मदिगा दप्पू दिया है। मदिगा दप्पू का संबंध किससे है? ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, न कि असम से। आंध्र होना चाहिए था यहाँ पे, बाकी सभी सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, आगरा घराने से किसका कनेक्शन है? तो पंडित सवाई गंधर्व, पंडित वासवराज राजगुरु, भीमसेन जोशी, या इसमें से कोई नहीं? बताइए आगरा घराने से कौन बिलोंग करता है? तो इसका हो जाएगा डी वाला। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये किराना घराने से बिलोंग करते हैं, ना कि आगरा घराने से। यहाँ एक भी नाम ऐसा नहीं है जो कि आगरा घराने से बिलोंग करे, तो डी वाले को चुनने में ही भलाई। इसके बाद 83 को देखते हैं। यहाँ कुछ जो कठपुतली कला है उसके नाम दिए हैं। कठपुतली तो इसका एक बेसिक नाम है, उसी से हम जानते हैं, पपेट। लेकिन कठपुतली के आजकल बहुत सारे प्रकार हैं। क्षेत्रवार इसका अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और विभिन्न इसके प्रदर्शन के तरीके हैं। जो मूल बेसिक कठपुतली सबसे पहली बार बनी थी वो लकड़ी से ही बनी थी, और ये ईजाद हुई थी राजस्थान में, लेकिन अब ये पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। तो यहाँ देखिए कठपुतली राजस्थान की है, आंसर वही मिल गया। और उसके बाद कुंढेई उड़ीसा की है, गोम्बे लट्टा जो है ये केरल की है, और बोम्मा लट्टा ये तमिलनाडु की है।
तो ये लट्टा पट्टा जो है ये दक्षिण भारत वाली कठपुतलियाँ हैं, वो तो ठीक है, लेकिन राज्य भी तो दोनों दक्षिण के ही हैं। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। बताइए, ये सब धागा कठपुतली है, यानी इन्हें धागे के सहारे नचाया जाता है। कुछ दस्ताना कठपुतली होती है जो हाथ में पहनकर एक्टिंग की जाती है। तो इसमें अगर आप देखिए तो सी वाला जो है वो गलत है, यानी गोम्बेलेट्टा का जो नाम दिया है ना वो केरल से नहीं बिलोंग करती है। गोम्बेलेट्टा का संबंध कर्नाटक से, और बोम्मालट्टा तमिलनाडु, वो परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ कुछ डांसेस दिए हुए हैं और किस ट्राइब से वो बिलोंग करता है ये दिया है। इनकरेक्ट आपको देखना है। तो नौरानी का संबंध गोंड ट्राइब से है। जदूर एक डांस होता है, वो नागा जनजाति से बिलोंग करता है। सुआ डांस ये बैगा जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं तोते की वेशभूषा बनाकर नाचती हैं। और मुद्रिका नृत्य ये देख रहे हैं आप, उरांव जनजाति से बिलोंग करता है। तो गलत कौन सा है? गलत इसका बी वाला है। ये जो जदूर आप देख रहे हैं ये भूमिया जनजाति से बिलोंग करता है। यहाँ नागा कहाँ से हो जाएगा? इसके बाद 85 को देख लेते हैं। द फर्स्ट फिल्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैड बीन रिलीज फर्स्ट, मतलब इसमें से कौन सी फिल्म सबसे पहले प्रदर्शित हुई थी? तो यहाँ अलग अलग भाषाओं की पहली फिल्मों के तौर पे दिया हुआ है, जैसे पहली गुजराती फिल्म, पहली कोंकणी फिल्म, पहली असमिया फिल्म और पहली पंजाबी फिल्म। तो जो सबसे पहली कोंकणी फिल्म थी वो 1950 में आती है। 1935 में पहली असमिया मूवी आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1936 में पहली पंजाबी मूवी लॉन्च होती है। 1932 में पहली गुजराती लॉन्च होती है। तो गुजराती वाली जो है वो 1932 की है, यानी सबसे पुरानी वाली है, तो यही सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद 86 को देखते हैं। एक तरफ फोल्क थिएटर दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्टेट यानी नाट्य कला और राज्य दिया है। तो अंकिया नाट का संबंध असम से है, दसकठिया का संबंध कर्नाटक से है, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है और बुर्रा स्टोरी या बुर्रा कथा ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका अगर आप देखें तो एकमात्र बी वाला है, दसकठिया। दसकठिया का संबंध ओडिशा से है, ना कि कर्नाटक से। ये पूर्वैया मतलब जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है उधर की तरफ से है, बाकी सभी सही। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ ओडिशा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ये जो प्रोडक्शन डाटा होता है ये पूछा जाता है। तो यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों में। इसके बाद पंजाब और यूपी, बिहार और पंजाब। देखिए प्रोडक्शन वाला डाटा अब यूपी पीसीएस पूछना कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस अब इसके बारे में थोड़ा कम पूछ रहा है, पहले भर भर कर पूछते थे। लेकिन बाकी जो राज्य स्तरीय पीसीएस की परीक्षाएं जहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वहाँ अब भी इन्हें खूब थोक के भाव में पूछा जाता है। तो इसे बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। तो इसमें आप देख कर बताइए, शीर्ष जो हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट में ना शामिल हो और आलू उत्पादक में जो टॉप 3 में ना आता हो। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी वाले को पहले चुन लेते हैं, बिहार और पंजाब। कैसे? तो हनी उत्पादक यानी शहद उत्पादक जो प्रदेश हैं उसमें यूपी नंबर 1 है, सेकंड पोजीशन वेस्ट बंगाल की है और थर्ड पंजाब है, ध्यान दीजिएगा, और हरियाणा का पड़ोसी। और आलू के मामले में अगर देखा जाए तो यूपी नंबर 1 है, वेस्ट बंगाल है, फिर थर्ड पोजीशन बिहार की है। तो इसमें बिहार और पंजाब वाला जो पेयर है वो परफेक्ट है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। 88 को देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मतलब वही प्रोड्यूसिंग डाटा है। अब इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है। तो लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र है, लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया ये वेस्ट बंगाल है, लार्जेस्ट स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट मतलब मसाला उत्पादक राज्य ये मध्य प्रदेश है, और फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया क्षेत्रफलवार अगर फूल उत्पादक देश को देखा जाए, माफ कीजिएगा फूल उत्पादक राज्य को देखा जाए तो वो तमिलनाडु है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? ठीक है, और 88 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी वाला इसमें जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट वाला दिया है वही गलत है। केरल राज्य है जो कि क्षेत्रफलवार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फूल उत्पादक है क्षेत्रफल के हिसाब से इन टर्म ऑफ एरिया, बाकी सभी परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और 7th लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सब भारत के बारे में बात हो रही है। 7th लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और 11th लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो आप बताएं कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए वाला होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि भारत ये तीसरे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे ग्रेफाइट के मामले में है, जबकि ये चौथा सबसे बड़ा ग्रेफाइट उत्पादक देश है। इसकी पोजीशन कौन सी है? थर्ड नहीं होगी बल्कि फोर्थ होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। 90 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट अ वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, मतलब इसमें से कौन सी प्रजाति ये मूंगफली की प्रजाति नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज नॉट अ वेराइटी ऑफ पीज, तो यहाँ कुछ प्रजातियों के नाम दिए हैं, आप इसमें से देखिए। अब आप जानते हैं कि जो मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं उसमें चंद्रा, कौशल, चित्रा 64 और धीरज 101 आते हैं। मटर की किस्मों में कौन कौन आते हैं? अपर्णा, सपना, रचना, ऐसे नाम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? जो ना शामिल हो वही बताना है, तो बी वाला हो जाएगा, सुजाता और अकोला। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं।
यहाँ पर एक तरफ इंडस्ट्री और दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसिंग टाउन्स हैं वो दे रखे हैं, मतलब ये हरियाणा राज्य के ही टाउन है। तो सीमेंट इंडस्ट्री का कनेक्शन गुरुग्राम से है, एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्री जो है वो फरीदाबाद में है, इंजीनियरिंग वाला जो उद्योग है वो फरीदाबाद में है, और सिविंग मशीन इंडस्ट्री मतलब सिलाई मशीन उद्योग ये अम्बाला में है। तो गलत क्या है इसमें से? गलत पहला वाला ही है। इसमें सीमेंट उद्योग की बात करें तो सूरजपुर में है, ये गुरुग्राम में कहाँ से आ जाएगा? ठीक, सूरजपुर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 92, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक साथ पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एंड तहसील आर देयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें साथ देखनी होगी, कितने जिले हैं, कितने उपमंडल हैं और कितनी तहसीलें हैं। और इसका अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला जो पेयर दिया है उससे क्रम से देखते जाइएगा। सी वाला परफेक्ट है। 22 जिले हैं टोटल हरियाणा राज्य में, वर्तमान की जो स्थिति है उसी की बात होगी। 74 ये सब डिवीज़न है, ठीक, उपमंडल, और तहसीलों की संख्या वर्तमान में है 94। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। 93 में आपसे सेंसस का डाटा पूछा गया कि एज पर डाटा ऑफ सेंसस 2011, जो कि अभी भी प्रासंगिक है, हाउ मेनी टाउन्स आर देयर इन स्टेट ऑफ हरियाणा, कितने टाउन थे उसके अकॉर्डिंग, और व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा इन कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया 2019 टिल 2019, मतलब 2019 तक हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से देश में कौन सा स्थान है, ये भी साथ में आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला ही हो जाएगा। कस्बों की अगर संख्या हम देखें तो टोटल 154 थे, ये 2011 का सेंसस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 20वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 2019 के डाटा के तौर पे, मतलब 2019 तक का ये अपडेट है। इसके बाद 94 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है। तो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लगातार 2 बार बजट पेश करने वाले हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्री के प्रभार में कोई था नहीं, तो उनका भी कर्तव्य इन्हीं को निभाना पड़ रहा है। और हरियाणा देश के कुल वस्तु और सेवा कर संग्रहण में लगभग 4.5% का रोल प्ले करता है, ये भी दिया है। अब यहाँ बजट का डाटा लिया गया है, ठीक है, लेटेस्ट बजट जो राज्य का है उसका। अब ये जो 94 है इसका डी वाला हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, चूंकि यहाँ ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, गलत कुछ भी नहीं है, दोनों सही है, ये परसेंटेज याद रखिएगा। और ये मनोहर लाल खट्टर जी ये वर्तमान में चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों का चार्ज लिए हैं, तो बजट यही पेश करेंगे। इसके बाद 95 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि ऑन 12 मार्च 2021 मनोहर लाल खट्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एज प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ, अब कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया वो अमाउंट आपको यहाँ भरना है। और ये इसमें आप देख सकते हैं, बजट को ही आधार बनाइएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो हमने पहले ही लॉन्च कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है 95 का वो सी हो जाएगा। सी वाले को मार्क कर लीजिए। देखिए ये वाला आप देख रहे हैं, 1,55,645 करोड़ रुपए का जो टोटल बजट है वो पास किया गया, अच्छा खासा बजट है। 96 को देखते हैं। हरियाणा बजट 2021-22 ही बेस है, इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो संशोधित अनुमान 2020-21 में जो ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात है वो 23.27% अनुमानित है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से 15% ज़्यादा है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 96 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। केवल दूसरा वाला इनकरेक्ट है जिसमें ये डाटा दिया हुआ है, ठीक, 15%, वही इनकरेक्ट ही हमें तो इसमें खोजना था। अगर आप देखें तो ये 13% ज़्यादा है, ना कि 15%, 13% ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। 97 में आपसे पूछा गया कि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू फैमिलीज हैविंग एन इनकम अप टू 1.8 लाख पर एनम अंडर द मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक। तो बताइए इसमें कितना होगा। और ये जग जाहिर बात है कि 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष की जो आय है और 5 एकड़ की जमीन है, इस आधार पे परिवार का चयन होता है। तो 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। 6,000 इसका ऑप्शन होगा, सी वाला परफेक्ट। 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है सेट अ टारगेट ऑफ सेटिंग अप हाउ मेनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट बाई मार्च 2022। ये टारगेट रखा गया है, तो कितना प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है वो आपको बताना है। यहाँ डाटा दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। 1000 जो किसान उत्पादक संगठन है उनको स्थापित करने का लक्ष्य है, ठीक है, 1000। और मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक कितनी स्मॉल फिश फील्ड मील प्लांट यूनिट स्थापित की जाएंगी, इनकी संख्या आपको बतानी है। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। 10 इनकी संख्या है, मतलब 10 की संख्या में ये जो स्मॉल फिश फील्ड मिल प्लांट यूनिट है इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2024-25 तक का टारगेट रखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है। तो कहा जा रहा है कि द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिटवीन 2014-15 टू 2019-20 हैज़ बीन 8.3%, ठीक है। और बिटवीन 2014-15 टू 2019-20 देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज ऑफ 7.6% इन पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस, स्थिर मूल्यों पर। तो बताइए। अब देखिए 100 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। यहाँ हमें गलत चाहिए था, तो गलत दूसरा वाला है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला वाला सही है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। ये डाटा
ठीक, बी वाले को लगा लेते हैं। सही क्या है कि बिटवीन 2014-15 टू 2019-20 जो रेंज दी है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 6.7%। इसको उलट दीजिए, 6.7 ऐसे कर दीजिए, इतने परसेंट इन पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ये होना चाहिए था। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।